वेलकम बैक टू द चैनल। ठीक है, आज की क्लास में मैं आपको 12वीं क्लास के जो पॉलिटिकल साइंस है उसके दूसरे चैप्टर को कराऊंगा। ठीक है, पहला चैप्टर मैंने डाल दिया है और आगे भी बहुत सारे चैप्टर क्या करूंगा, कवर कराऊंगा। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत में मैं आपको इसके कुछ चीजें बता देता हूँ। ठीक है, चैप्टर का नाम है जिसे हम कहते हैं सत्ता के नए केंद्र। सत्ता के नए केंद्र का मतलब क्या है? इससे पिछले चैप्टर में हमने दो सुपर पावर के बारे में पढ़ा, एक था अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ। लेकिन अब लोगों को ना ऑप्शन चाहिए था। ऑप्शन के रूप में ही अगर हम देखें तो और कई सारे विकल्प उभर के आने लगे। उन्हीं विकल्पों के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो इसमें हम सबसे मेन जो पढ़ने वाले वो हमारा आने वाला है यूरोपीय संघ। ठीक है, सत्ता के नए केंद्र की मतलब अगर अमेरिका नहीं है तो अमेरिका के अलावा सोवियत संघ, और सोवियत संघ नहीं है तो फिर कौन है? इन दोनों के अलावा हमारे समाज में ऐसा कौन है या हमारे विश्व में ऐसा कौन है जो इस पूरे विश्व को लीड कर सकता है? उनके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिए। मार्शल योजना क्या थी? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुआ क्या कि यूरोप के ज्यादातर देश जो थे वो बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। इसी वजह से क्या हुआ, इसी वजह से देखा जाए तो उन सारे देशों को जो आर्थिक रूप से मदद दी गई उसी को मार्शल योजना कहा गया, क्योंकि इसी के अंतर्गत अमेरिका ने यूरोप के ज्यादातर देशों को आगे बढ़ाने के लिए जो हेल्प की उसी को मार्शल योजना कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद है आपका नेक्स्ट प्रश्न है। ठीक है, क्षेत्रीय संगठन को बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? पहले आप ये चीज समझो ना, क्षेत्रीय संगठन क्या होते हैं। आप सबने देखा होगा, हम सब जब स्कूल में पढ़ते हैं या फिर हम सब ट्यूशन में रहते हैं या फिर हम कहीं भी रहते हैं ना, तो हमारा ना ग्रुप बना होता है। वो ग्रुप इसलिए होता है ताकि अगर हम किसी समस्या में फंस जाए तो वो ग्रुप हमारी मदद करेगा। ऐसे ही विश्व स्तर पर जब हमें कई सारे देशों की जरूरत पड़ती है तो उसी को हम ग्रुप कहते हैं, और वो हमारे कई सारे देशों का ग्रुप होता है। जैसे अमेरिका का ग्रुप था, सोवियत संघ का ग्रुप था। ऐसी करके कई सारे देशों ने मिलकर क्या बनाना, ग्रुप बनाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो क्षेत्रीय संगठन मतलब हर एक बड़े बड़े क्षेत्र में कई सारे देशों ने मिलकर अपना जो संगठन बनाया, इसको बनाने के पीछे क्या कारण है। सिली सिली से पॉइंट्स है, आपको सिर्फ दिमाग लगाना है और ये आप आराम से बना के भी कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहली चीज, नागरिकों का कल्याण। क्षेत्रीय संगठन इसलिए बनाए जाते हैं ताकि अगर एक देश अपने नागरिकों का कल्याण नहीं कर पा रहा है तो बाकी सारे देश मिलकर क्या करेंगे, उसकी मदद करेंगे और उसको आगे बढ़ाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, नंबर 2, आर्थिक विकास। अगर क्षेत्रीय संगठन बनाया गया है तो उसका कार्य यह भी है कि किसी एक देश ने अपने आप को आर्थिक रूप से बढ़ा लिया है तो बाकी दूसरे देशों को वो क्या करेगा, सजेस्ट करेगा, बाकी दूसरे देशों को वो हेल्प करेगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को क्या कर सके, आगे बढ़ा सके और आर्थिक विकास कर सके। ठीक है, नंबर 3 है जिसे कहते हैं सांस्कृतिक विकास। अब देखो सांस्कृतिक विकास क्या है। अगर मैं एक देश में रहता हूं और मेरे देश की संस्कृति किसी दूसरे देश में जा रही है तो मेरे देश की संस्कृति का विकास हो रहा है, दूसरे देश की संस्कृति मेरे देश में आ रही है तो उस देश की संस्कृति का विकास हो रहा है। तो क्षेत्रीय संगठन इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि एक दूसरे के देश की संस्कृति का क्या हो सके, विकास। ठीक है, नंबर 4 है जिसे कहते हैं आत्मनिर्भरता। देशों के अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि अगर मैं किसी दिक्कत में आ जाऊंगा तो मेरे साथी हैं वो मेरी क्या करेंगे, मदद करेंगे। इस वजह से उनके अंदर आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, बढ़ता जाता है। अगला है शक्ति संतुलन। अगर हम सब मिलकर अपना एक ग्रुप बना लेते हैं तो सामने वाला जो पक्ष होगा वो हमेशा अटैक करने से पहले 10 बार सोचेगा कि भाई अगर मैंने इसके ऊपर अटैक किया तो ये मेरे को क्या कर सकता है, हरा सकता है। तो इस वजह से क्षेत्रीय संगठन इसलिए बनाए जाते हैं ताकि सारे देशों के बीच में क्या बना रहे, शक्ति संतुलन बना रहे। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक अंतरराष्ट्रीय विकास क्रम संगठन के रूप में यूरोपीय संघ की विवेचना कीजिए। मतलब यूरोपीय संघ की शुरुआत क्यों हुई, कैसे हुई और वो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे आया। ठीक है, तो यूरोपीय संघ की शुरुआत के लिए कुछ उत्तरदायी कारक है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज, 1945 के बाद यूरोपीय संघ की कह सकते हैं शुरुआत हुई और इसी के साथ कई सारे कार्य किए गए जो इस प्रकार है। नंबर 1, मार्शल योजना। अलग से अभी मैंने तुम्हें बताया था, अमेरिका ने जो यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी थी उसी को मार्शल योजना कहा जाता है। तो पहला कार्य ये किया गया। नंबर 2, जिसे कहते हैं यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन।
यानी मार्शल योजना के तहत ही 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोपीय देशों को मदद दी गई। मतलब कि जो भी पश्चिम के देश हैं उनको क्या दी जाएगी अमेरिका के द्वारा, हेल्प दी जाएगी। ठीक है। नंबर 3, नाटो की स्थापना। नाटो क्या है? नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों ने मिलकर अपना एक सैनिक संगठन बनाया है कि अगर हमारे पर अटैक होगा तो हम सब मिलकर उससे क्या करेंगे, उस विपदा से निपटेंगे। यानी किसी एक ने भी अगर हमारे पर हमला किया तो वो हम सब के ऊपर हमला माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूरोपीय परिषद। 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन हुआ, जिससे राजनीतिक सहयोग पर कह सकते हैं फायदा हुआ। मतलब कोई भी राजनीतिक रूप में बैठक होगी उसको ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा, महत्व मिलेगा, और कोई भी ऐसे ही किसी भी देश के ऊपर क्या नहीं करेगा, अटैक नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट जिसे कहते हैं यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी। 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ, जिसमें इन्होंने यूरोप की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या किए, एफर्ट्स किए, और धीरे धीरे करके नए नए तरीके खोजे ताकि यूरोप की इकोनॉमी को एक वर्ल्ड लेवल पर क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट है यूरोपीय इकोनॉमी। ठीक है। 1992 में जाकर यूरोपीय संघ पूर्ण रूप से एक संघ के रूप में उभर कर आया। ठीक है। और इसी समय पर इसे बहुत ज्यादा क्या दिया था, महत्व दिया गया था। ठीक है। लास्ट है राजनीतिक रूप में भूमिका। यूरोपीय संघ ने अब एक आर्थिक संस्था से आगे राजनीतिक रूप ले लिया है। यह एक विशाल राष्ट्र की भांति कार्य करने लगा है। मतलब ये कई सारे देशों के भांति क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। ठीक है। ये इसकी क्या थी, विशेषता। लास्ट पॉइंट है आपका एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है। मतलब कोई सा भी ऐसा मामला होगा तो उसमें ये दखल देने में क्या करेगा, सक्षम है, समर्थ है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यूरोपीय संघ को कौन सी चीजें एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाते हैं? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर में से आता है, ध्यान से सुनना। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो यूरोपीय संघ को एक प्रभावी संगठन बनाती है? ठीक है। यूरोपीय संघ को निम्नलिखित चीजें एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती है। ठीक है। सबसे पहला है साझापन। मतलब यूरोपीय संघ का अपना झंडा है, अपना राष्ट्रीय गान है, अपना स्थापना दिवस है और अपनी मुद्रा है। केवल किसको छोड़कर, ब्रिटेन को। ब्रिटेन की मुद्रा क्या है, अलग है, बाकी पूरे यूरोप की मुद्रा क्या है, एक ही है। यूरोप की जो मुद्रा है वो यूरो है, ब्रिटेन की जो मुद्रा है वो क्या है, पाउंड है, जो यूरो से थोड़ी ऊपर है। ठीक है। नंबर 2, विदेश नीति और सुरक्षा नीति। यूरोपीय संघ की साझी विदेश नीति और सुरक्षा नीति है कि मतलब सब एक साथ मिलजुल कर रहेंगे, शांति बनाकर रखेंगे और किसी भी देश पर अटैक वगैरह नहीं करेंगे। ठीक है। नंबर 3, सकल घरेलू उत्पाद। सन 2016 में यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इसका सकल घरेलू उत्पाद 17,000 अरब डॉलर था। इसका मतलब ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं एक अमाउंट है जिस पर कह सकते हैं यूरोपीय संघ की क्या थी, महत्वता थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जिसे कहते हैं विश्व व्यापार में भूमिका। पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो इसका इतना व्यापार था यूरोपीय संघ का कि जो अमेरिका के व्यापार से भी 3 गुना है। मतलब जितना अमेरिका व्यापार कर रहा है ना, उससे 3 गुना ज्यादा यूरोपीय संघ कर रहा है। देखो अमेरिका है लेकिन उससे भी ज्यादा मात्रा में व्यापार किसने किया, यूरोपीय संघ ने। ये इसकी विशेषता थी। ठीक है। अगला पॉइंट है जिसे कहते हैं परमाणु हथियार। यूरोपीय संघ के 2 सदस्य जिसे कहते हैं ब्रिटेन और फ्रांस, ये दोनों जो है परमाणु संपन्न देश है और दोनों के पास अनुमान के अनुसार 500 से भी ज्यादा क्या है, परमाणु हथियार है। ठीक है। ये इसकी स्पेशलिटी है क्योंकि ये यूरोपीय संघ के क्या है, सदस्य है। नेक्स्ट है जिसे हम कहते हैं सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता। यूएनओ का जो हमारा चैप्टर आएगा उसमें भी मैं आपको बताऊंगा सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का मतलब क्या है। सुरक्षा परिषद जिसे हम यूएनओ कहते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें ये स्थायी सदन है जिसमें अमेरिका भी है, ब्रिटेन भी है, फ्रांस भी है, रशिया भी है, चीन भी है। जबकि यूरोपीय संघ के 2 देश तो है ना, एक ब्रिटेन और एक फ्रांस। ठीक है। तो ये स्थायी सदस्य के रूप में है जो एक बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। नेक्स्ट है जिसे कहते हैं
सैनिक शक्ति के रूप में। किसके रूप में? सैनिक शक्ति। अगर देखा जाए तो यूरोपीय संघ के पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। सबसे बड़ी सेना अमेरिका के पास है, दूसरी किसके पास है? यूरोपीय संघ के पास है। ठीक है, अब बात करते हैं अंतरिक्ष और विज्ञान और संचार। ठीक है, यूरोपीय संघ का अंतरिक्ष विज्ञान और संचार के क्षेत्र में दूसरा बड़ा स्थान है। सबसे ज्यादा सैटेलाइट वगैरह जो है वो अमेरिका की जाती है, उसके बाद किसकी जाती है? यूरोपीय संघ की। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, आसियान संगठन की सफलता में इसके मुख्य तत्वों तथा उसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। पहले ये जानने से पहले आप ये भी तो जान लो आसियान है क्या। आसियान का मतलब है एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इन्होंने कह सकते हैं मिलकर, यानी कि 5 देश थे जिन्होंने 1967 में मिलकर आसियान की स्थापना की। और वो देश थे जिसे हम कहते हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर। इन 5 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की और इन्होंने अपना एक विजन सेट किया जिसे कहते हैं आसियान विजन 2020। अभी वो आपका क्वेश्चन आएगा, मैं डीपली समझाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो आसियान के बारे में हमें थोड़ा सा क्या करना है, पढ़ना है कि आसियान को क्यों बनाया गया और उसका क्या फायदा था। तो सबसे पहली चीज, 2003 में आसियान ने आसियान सुरक्षा समुदाय, मतलब आसियान के ही देशों के लिए सुरक्षा समुदाय बनाया। ठीक है, आसियान आर्थिक समुदाय, मतलब कोई आर्थिक रूप से कोई देश पिछड़ रहा है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने आर्थिक समुदाय बनाया। तीसरा है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, मतलब आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय का मतलब यह है कि अगर किसी देश की संस्कृति को भी बर्बाद किया जाएगा तो ये सब मिलकर क्या करेंगे, उस पर रोक लगाएंगे। नंबर 2, इसके कुछ पॉइंट है उसको पढ़ते हैं। नंबर 1, शांति, निष्पक्षता, सहयोग व हस्तक्षेप। आसियान के सदस्य देश ज्यादातर शांति पे बल देते हैं और ये कभी भी किसी दूसरे देश के कामों में ज्यादातर इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन अगर कोई तीसरा देश इनके कामों में इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा जो आसियान का सदस्य नहीं है, तो ये सब मिलकर उस पर क्या करेंगे, उसके खिलाफ ये लोग कोई भी एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमेशा ये क्या करते हैं, शांति बनाकर रखते हैं। नंबर 2 है साझा बाजार। इन सभी देशों के बीच में साझा बाजार है, मतलब कोई भी देश किसी भी दूसरे देश में जाके आराम से व्यापार कर सकता है। आपको ज्यादा टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ज्यादा रोक टोक नहीं है, क्योंकि आसियान देशों का समुदाय ही इसलिए बना है ताकि हम सब मिलकर आगे क्या कर सके, बढ़ सके। नंबर 3, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, मतलब आसियान की संस्कृति और समाज के लोगों को एक बराबर लाने और संस्कृति को पूरी तरीके से क्या करने की, संस्कृति को पूरी तरीके से बचाने की कोशिश करने के लिए इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या है। इसी से रिलेटेड है, मैंने आपको पहले बता दिया था। तो 2020 जो निकल चुका है, ठीक है, उस तक आसियान को ऐसा क्या करना था उसके बारे में पढ़ते हैं। आसियान विजन 2020 के अंतर्गत आसियान ने अपने आप को एक आर्थिक समुदाय के बनने के रूप में उभार कर कह सकते हैं सामने लाने की क्या की कोशिश की। तो सबसे पहली चीज बातचीत। वो हमेशा क्या करते हैं, टकराव की जगह पर बातचीत पे बल देते हैं। हमें लड़ना नहीं है, हमेशा क्या करनी है, बातचीत करनी है। नंबर 1। नंबर 2 है राजनीतिक मंच। कहते हैं आसियान एशिया में एक ऐसा संगठन है जो विश्व शक्तियों को राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। जैसे यूरोपीय संघ अपनी जगह पर नंबर 1 है, वैसे ही आसियान अगर देखा जाए तो दक्षिण पूर्व देशों में उसका दबदबा चलता है और हमेशा बातचीत पर इससे क्या होता है, फोकस होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वार्षिक बैठक। ठीक है, पूर्वी एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 से नियमित रूप से बैठक चली आ रही है, यानी 1999 से अगर देखा जाए तो यहाँ पर नियमित रूप से बैठक क्या की जा रही, जारी रखी जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक शक्ति। आसियान सदस्य देशों का 2020 तक का ये गोल था कि वो 2020 तक एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आएंगे, पूरे विश्व को ये दिखाएंगे कि हम भी हैं इस विश्व में और हम भी एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर आए, और उन्होंने ये साबित करके भी दिखाया है। ठीक है, ये आपका प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपका चीनी अर्थव्यवस्था के उन्नति के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या कीजिए। चीनी अर्थव्यवस्था क्या है? जैसे जापान ने, जैसे कोरिया ने, जैसे अमेरिका ने, जैसे यूरोप ने अपने देशों को आगे बढ़ाया, ऐसे चीन ने भी आगे बढ़ाया। तो चीन की पहले प्रीवियस वाली यानी पहले की अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं और फिर वर्तमान की। ठीक है, तो सबसे पहली चीज राज्य का पूर्ण नियंत्रण।
छोटी से लेकर बड़ी कंपनी, छोटे से लेकर बड़े उत्पाद पर सब पर किसका अधिकार? राज्य का। ये पहले के टाइम पे चला आ रहा था, ठीक है। नंबर 2, अंतरदेशीय उत्पादन। जो भी उत्पादन होगा हमारे देश के अंदर होगा, कोई भी देश से बाहर उत्पादन नहीं करेगा, और अगर कोई करता है तो वो बाहर भेजा भी नहीं जाएगा, ठीक है। नंबर 3, औद्योगिक उत्पादन में कमी। जब हमारे देश में उत्पादन हो रहा है तो इसका मतलब हमारे पास जितने रिसोर्सेज होंगे हम उतना ही उत्पादन कर पाएंगे, उतनी चीजें निर्मित कर पाएंगे, और हम कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी या कोई भी चीज ऐसी नहीं बना पाएंगे। तो इसी वजह से औद्योगिक उत्पादन में क्या हो रही थी? कमी भी हो रही थी, ठीक है। नंबर 4, प्रति व्यक्ति आय में कमी। जब आपके देश में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, जब आपके देश में उत्पादन अच्छे से हो ही नहीं रहा है, तो लोग कमा नहीं रहे, तो आपकी प्रति व्यक्ति आय यानी सकल घरेलू उत्पाद कम ही होगा ना, ठीक है। तो ये पहले का था, लेकिन वर्तमान की चीनी अर्थव्यवस्था जो है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। नंबर 1, खुले द्वार की नीति, जिसे ओपन ट्रेड पॉलिसी भी कहा जाता है, ठीक है। लिबरलाइजेशन में ही होता है ये, आप भी आओ, आके व्यापार करो, हमें भी आके व्यापार करने का मौका दो। चीन ने अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों को क्या किया? आमंत्रित किया कि आप आओ हमारे देश में अपनी कंपनीज खोलो और क्या करो? देश का विकास करो। नंबर 1, खुले द्वार की नीति। नंबर 2, उत्पादन में वृद्धि। उन्होंने सबसे ज्यादा अपने देश में प्रोडक्शन में बढ़ावा दिया और नई नई चीजों को दूसरे देशों से मंगाकर अपने देशों में बनवाने में क्या दिया? जोर दिया। मतलब जैसे अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, अगर हम बात करते हैं टैंक की, ठीक है, जो हमारा आर्मी में टैंक यूज होता है, तो ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग दूसरे देश से टैंक मंगवाते थे, उसको मतलब कि खुलवाते थे, उसकी मटेरियल, उसकी जो फैसिलिटीज, उसकी जो कह सकते हैं फीचर्स वगैरह देखकर ये अपने देश में क्या करते थे? उसको निर्मित करवाते थे, ठीक है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था में वृद्धि। इन्होंने अपनी चीजों को चरणबद्ध तरीके से खोला, स्टेप बाय स्टेप। मतलब पहले एक कार्य किया, खुले द्वार की नीति अपनाई, फिर एकांतवास को खत्म किया कि मतलब हम किसी से बोलचाल जो नहीं रख रहे थे, लेकिन अब हम सबके साथ जुड़कर आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से इन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया, ठीक है। अगला है जिसे कहते हैं खेती का निजीकरण। 1982 में इन्होंने खेती का निजीकरण कर दिया, मतलब खेती को प्राइवेट कर दिया ताकि हर चीज को बढ़ावा दिया जा सके, हर चीज को अच्छा किया जा सके, ठीक है। अगला है जिसे कहते हैं विदेशी कंपनियों में वृद्धि। जो भी विदेशी कंपनी थी उन सब में क्या हुई? वृद्धि हुई। क्यों? क्योंकि दूसरे देश की कंपनी हमारे देश में आई, यानी चीन में आई, और आके उन्होंने अपना व्यापार किया, तो इससे बढ़ावा मिला, ठीक है। अगला पॉइंट है जिसे हम कहते हैं 2040 तक आर्थिक महाशक्ति के रूप में। अभी 2025 चल रहा है, 15 साल के अंदर अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में चीन एक ऐसी आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आएगा जिसका कह सकते हैं कोई भी सामना नहीं कर सकता। वो बहुत ही ज्यादा क्या है? मुश्किल है, ठीक है। आगे देखिए कि चीन और भारत मिलकर पूरे वर्ल्ड में अमेरिका को चुनौती दे सकते हैं आराम से। आपको सिर्फ भारत और चीन की विशेषता पता होनी चाहिए, आप इसका आंसर आराम से दोगे। सबसे पहली चीज, चीन और भारत की विश्व की सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। वर्तमान में देखें तो चीन इतनी तेजी से विकास कर रहा है, भारत भी कहीं पीछे नहीं है। कुछ चीजों में तो भारत ने चीन को भी पीछे कर दिया। तो दोनों देश इतनी तेजी से विकास कर रहे हैं, तो दोनों देशों की कुछ चीजें मिलकर अमेरिका जैसी बड़ी महाशक्ति को भी क्या दे सकते हैं? चुनौती, ठीक है। नंबर 1, ठीक है, चीन के बारे में बात करते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है जिसे हम कहते हैं सबसे बड़ी सेना। पूरे विश्व में सबसे बड़ी सेना, पावरफुल नहीं कह रहा हूं, सबसे बड़ी सेना किसकी बताई जा रही है? चीन की। क्योंकि पहले, अगर कुछ टाइम पहले की बात करें तो चीन विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश था। अभी कौन है? भारत है, ठीक है। तो नंबर 2, स्थायी सदस्य के रूप में चीन यूएनओ का स्थायी मेंबर है। इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था, ठीक है। नंबर 3, परमाणु संपन्न शक्ति देश। 500 से ज्यादा परमाणु बम है उसके पास अगर देखा जाए, और पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर आता है ये, ठीक है। नंबर 4, अर्थव्यवस्था में वृद्धि। इतनी तेजी से वृद्धि कर रहा है, तो भाई अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि कर रहा है तो चुनौती दे सकता है ना? बिल्कुल दे सकता है, ठीक है। और जनसंख्या के लिहाज से अभी के समय पर अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर। कौन से? दूसरे। बात करते हैं भारत की, ठीक है। लोकतांत्रिक देश, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हमारा भारत। तो ये इसकी क्या है? स्पेशलिटी है, और ये क्या कर सकते हैं? अमेरिका को चुनौती देती है। नंबर 2, शक्तिशाली सेना। कहता है भारत के पास भी एक शक्तिशाली सेना है जो अभी वर्तमान समय में चौथे नंबर पर है, ठीक है। नेक्स्ट है जिसे कहते हैं परमाणु शक्ति संपन्न देश।
मानते हैं भारत के पास इतने परमाणु बम नहीं है कि चीन जितने, लेकिन है भारत के पास भी 170 से ज्यादा अधिक परमाणु बम है। ठीक है, तो ये भी एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है जिसे कहते हैं भारत की प्रगति। भारत संचार, तकनीक और हर चीज में अपने आप को इतनी तेजी से बढ़ा रहा है कि मतलब वो एक ध्रुवीय विश्व को चुनौती दे सकता है। ठीक है, अगला है जिसे कहते हैं अर्थव्यवस्था के मामले में भारत विश्व की उभरती हुई 5वीं अर्थव्यवस्था है। अभी देखा गया है थोड़े दिनों पहले, यानी कि 1-2 महीने पहले अगर देखा गया तो भारत अर्थव्यवस्था के मामले में भी 5वें नंबर पे आ गया है। ये उसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर निर्यातक देश के रूप में अमेरिका में 65% जो कह सकते हैं सॉफ्टवेयर के जो इंजीनियर है ना, वो भारत से ही जाते हैं। मतलब सॉफ्टवेयर, भारत के जितने भी इंजीनियर है वो ज्यादातर क्या कर रहा है, निर्यात, एक्सपोर्ट कर रहा है। क्या, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, आगे देखिए रूस किस प्रकार एक नए सत्ता के केंद्र के रूप में उभर कर आया है। अब पिछले चैप्टर में हमने सोवियत संघ के बारे में पढ़ा था, अब हमें रूस के बारे में पढ़ना है और रूस की विशेषता बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, रूस 1989 से पहले अगर देखा जाए तो सोवियत संघ के रूप में जाना जाता था, परंतु आज के समय में अगर देखा जाए तो ये क्या है, रशिया के रूप में। और इसकी भी क्या है, कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहला है जिसे कहते हैं सबसे बड़ा देश, पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश है। नंबर 2, खनिज प्राकृतिक संसाधन के रूप में। ठीक है, आप लॉजिक लगाओ, जब क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा देश है तो सबसे ज्यादा खनिज संसाधन कहां पाए जाएंगे, यही पाए जाएंगे। ठीक है, नंबर 3, जनसंख्या के रूप में देखा जाए, जनसंख्या की दृष्टि में अगर रूस का देखा जाए तो 7वां स्थान है। कौन सा, 7वें नंबर पर उसकी जनसंख्या है। ठीक है, नंबर 4 की तरफ चलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। रूस एक विकसित देश के रूप में है और इसका सकल घरेलू उत्पाद अगर देखा जाए तो 11वें स्थान पर है, यानी जीडीपी जो है रूस का क्या है, 11वें नंबर पर है। ठीक है, परमाणु शक्ति संपन्न देश, रूस भी क्या है, परमाणु शक्ति संपन्न देश है और वर्तमान समय में सबसे ज्यादा परमाणु बम रूस के पास है। ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। स्थायी सदस्य के रूप में रूस भी क्या है, यूएनओ का एक परमानेंट मेंबर है और ये क्या है, इसका स्थायी सदस्य है। ठीक है, तो ये चैप्टर भी आपका मैंने फिनिश करा दिया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, ताकि वो भी आपकी तरह अच्छे नंबर ला सके। मेरा हर साल का रिजल्ट आता है, आप देख सकते हो वीडियो में। ठीक है, ये सारे बच्चे वो हैं जो हर साल बोर्ड में क्या कर रहे हैं, नंबर ला रहे हैं। 9 साल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है, इसका कुछ ना कुछ तो फायदा है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।